इंडिया में अगर स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार रुपये का जो प्राइस रेंज है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। लेकिन ये फ़ोन स्टैंड आउट्स फ्रॉम दी अदर्स। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो इसे स्टैंड आउट करती हैं, डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। तो इस बारे में मैं बात करूँगा। बेसिकली ये फुल रिव्यू है Redmi Note 10 का, और मैं बात करने वाला हूँ पूरे एक्सपीरियंस के बारे में जो ये फ़ोन प्रोवाइड करता है आपको। और मैं कहूँगा अगर आप अभी तक स्मार्ट यूज़र नहीं बने हैं तो बन जाइए फ़ोन स्पाई चैनल को सब्सक्राइब करके। होप आप स्मार्ट यूज़र बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गिव इट अ शॉट। जैसा कि मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द थिंग जो इस फ़ोन को स्टैंड आउट करता है फ्रॉम दी अदर्स। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं ये फ्रोस्टेड ग्लास जैसा क्यों लग रहा है इसका जो बैक है, तो मैं बता देता हूँ मैंने इस पर लेमिनेशन अप्लाई कर रखी है जो मैट फिनिशिंग के साथ आती है, क्योंकि जो प्लास्टिक फिनिश इस पर दे रखी है उस पर बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच आते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक वेरिएंट है और ये ग्लोसी फिनिश के साथ आता है जिसमें कि बहुत ही स्क्रैचेस होते हैं। ग्लास में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ग्लोसी प्लास्टिक फिनिश है तो वहाँ पे बहुत स्क्रैचेस होंगे। तो इस लेमिनेशन के मुझे दो फायदे हुए, एक तो स्क्रैचेस इसमें नहीं आएंगे और ये लगती भी बहुत प्रीमियम है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक फ्रोस्टेड ग्लास फिनिश दे रखी है। और हमें ये रियलिटी अब फेस कर लेनी चाहिए कि जो कैमरा बम्स है ये कहीं नहीं जा रहे हैं और ये बेकार ही हो सकते हैं, जैसे कि हमें Mi 11 अल्ट्रा के केस में देखने को मिला। कितना बड़ा वहाँ पे कैमरा बम्प है, तो यहाँ पे और अगली और बड़े तो हो सकते हैं कैमरा बम्प, लेकिन अब ये मिनिमल नहीं होने वाले हैं। लेकिन Redmi Note 9 और Redmi Note 10 में Redmi ने बहुत अच्छा काम किया है इन्हें कम अगली दिखाने का। और कैमरा परफॉर्मेंस की बात मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट में करूँगा। जब मैंने इस डिवाइस का फ्रेम देखा तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये एक बजट डिवाइस है। ये यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम लगता है रिगार्डलेस ऑफ मटेरियल, इसमें कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं। और साइड में ये फिंगरप्रिंट स्कैनर आपने नोटिस किया था, ये मुझे अच्छे लगते हैं इन डिस्प्ले ऑप्टिकल स्कैनर से। ये फास्ट है, रिलायबल है और एक्यूरेट है। और Xiaomi यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता था फिंगरप्रिंट जेस्चर्स का ऑप्शन देके यहाँ पे, जैसे सैमसंग देता है। S10e में आपने देखा होगा आप स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस कर सकते हैं, और जिनमें बैक साइड में होते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर सैमसंग के फोन्स में उनमें भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन साइड में अगर ये जेस्चर देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की इस पोजीशन पर मैंने एक बात नोटिस करी है जो थोड़ी आपको रिडिकुलस भी लग सकती है। यहाँ पे मुझे एक्सीडेंटल अनलॉक्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये है मैं नॉर्मली होल्ड करता हूँ अपने फ़ोन को, अनलॉक करने की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन जब मैं अपने फ़ोन की तरफ देखता हूँ अनलॉक होता है। क्योंकि ये इतनी यूजुअल पोजीशन पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पे हमारे हाथ टच होते ही रहते हैं, हमारे जो फिंगर्स है वो हम नहीं भी करना चाहते यहाँ पे टच होती ही रहती है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो बस ये एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी इस पोजीशन के रिगार्डिंग में। और अगर फ्रंट पे आऊँ मैं इस डिवाइस की, आई ऑलमोस्ट लाइक्ड इट। अगर ये पंच होल यहाँ पे साइड में होता जैसे कि Redmi Note 9 में था, तो ये फ्रंट साइड से बिल्कुल परफेक्ट होता एज ए मिड रेंज और बजट डिवाइस। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ थी जिसने मुझे शॉक कर दिया था, और वो है इसका स्टीरियो स्पीकर सेटअप। ऑलरेडी हम बजट और मिड रेंज डिवाइसेस में स्टीरियो स्पीकर्स एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। और जो सेटअप स्टीरियो स्पीकर के यहाँ देखने को मिला है वो तो बहुत ही रेयर है। इसमें यहाँ पे 2 स्पीकर्स है और ईयरपीस डेडिकेटेड है, और यह सेटअप हमें इवन फ्लैगशिप्स में भी नहीं देखने को मिलता। और अगर स्पीकर कैलिब्रेशन की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत अनबिलीवेबल सा है। यहाँ पे जो टॉप स्पीकर है उस पर हल्की सी वॉल्यूम कम हो सकती है, लेकिन उनकी जो टोन है मिड्स एंड हाइज वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस बनता है मीडिया कंज्यूमिंग का। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो पहली बार Redmi Note सीरीज़ में यहाँ पे हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली है, और ये सैमसंग का पैनल है। तो आपको पता ही है ऑलरेडी सैमसंग के पैनल कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये उस रिगार्ड में भी डिसअपॉइंट नहीं करती है डिस्प्ले। वैसे तो इस फ़ोन के स्पेक शीट्स में कहीं पे भी HDR सर्टिफिकेशन की बात नहीं है, लेकिन जब मैंने YouTube में एक वीडियो प्ले करी तो वहाँ पे HDR का ऑप्शन आ रहा था। मतलब YouTube की जो ऐप है उसने डिटेक्ट कर लिया था कि यहाँ पे एक HDR डिस्प्ले है। तो ये चीज़ मेरे कुछ समझ में नहीं आई थी कि अगर Redmi ने यहाँ पे HDR डिस्प्ले दी है तो उसे मेंशन क्यों नहीं करा, और अगर यहाँ पे HDR डिस्प्ले नहीं है तो YouTube कैसे डिटेक्ट कर सकता है HDR को। और अगर मैं गेम्स की बात करूं तो जो कैजुअल गेम्स हैं वो यहाँ पे आई कैंडी लगते हैं इस स्क्रीन की वजह से। और अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इसके लिए। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करी ही है तो चलो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इस फ़ोन को लॉन्च हुए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो स्पेक्स बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डे टू डे परफॉर्मेंस पे आऊँगा। स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी इस डिवाइस में बहुत अच्छी है, बट MIUI 12 हेयर रेजेस द क्वेश्चन अबाउट परफॉर्मेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत स्मूथ रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ओकेजनल फ्रेम ड्रॉप्स और हिकअप्स भी देखने को मिलते हैं जब आप जल्दी जल्दी ओपन और क्लोज करते हैं एप्लीकेशंस को, या फिर आप स्क्रॉल करते हैं गूगल फीड। हाँ जानता हूँ ये जो गूगल फीड वाली बात मैंने बोली है ये यहाँ पे सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो वेब बेस्ड ऐप है और वेब बेस्ड ऐप्स यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करती हैं स्क्रॉलिंग वगैरह में।
और हाँ, जानता हूँ परफॉर्मेंस रिलेटेड काफ़ी इशूज़ यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल करके दूर किए जा सकते हैं, लेकिन कस्टम रोम्स हर किसी के लिए नहीं है। और कुछ ऐप्स जैसे कि बैंकिंग और एंटरटेनमेंट ऐप्स जैसे कि पेटीएम और नेटफ्लिक्स को यूज़ करना पेन हो जाता है कस्टम रोम्स में। हालांकि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, बट इट डजंट फील लाइक वन। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे M30 भी यूज़ किया है और उसमें भी 5000 mAh की बैटरी ही थी। और अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ को पर्सपेक्टिव में लाऊं तो M30 में मुझे अबाउट 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता था, और इस डिवाइस में Redmi Note 10 में सेम यूसेज पे मुझे अराउंड 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। यूसेज मेरी बिल्कुल सेम है, जो चीज़ें मैं M30 में किया करता था वही इसमें भी करता हूँ। उसमें 11 आवर्स के अराउंड मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था और इसमें 7 to 8 आवर्स का मिलता है। और इसका रीज़न हो सकता है पुअर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ MIUI 12, क्योंकि आप जानते हैं एप्पल के डिवाइसेस में कितनी कम कैपेसिटीज़ होती है बैटरीज की, लेकिन फिर भी वो फुल डे बैटरी लाइफ दे देते हैं। और अगर मैं चार्जिंग साइकिल की बात करूँ अपनी, तो मेरी जो चार्ज साइकिल रहती है वो 20 to 85% रहती है। मतलब मिनिमम मैं यहाँ पे 20% पे जाने देता हूँ इसे और मैक्सिमम 85% पे। और ये जो चार्ज साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है 40 to 45 मिनट्स में। तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी यहाँ पे चार्जिंग स्पीड है। लेकिन हाँ, ये हीट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है चार्ज करते टाइम। ये डिवाइस मुझे अमेज करने से नहीं रुक रहा है। और सेम सीन यहाँ पे कैमरा के साथ में भी है। एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसके डेप्थ कैमरा और मैक्रो कैमरा पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि सभी जानते हैं वो बस यहाँ पे नंबर्स ऐड करने के लिए है स्पेक शीट में। तो इनके बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। ऑटो फोकस, डायनामिक रेंज और वीडियो रिकॉर्डिंग, ये कैमरास की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस रेंज के डिवाइस में सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। लेकिन इसके फ़ोन के केस में, Redmi Note 10 के केस में ये चीज़ सही नहीं है। ऑटो फोकस यहाँ पे उस लेवल का है जो हमें कुछ टाइम पहले तक सिर्फ फ्लैगशिप में देखने को मिलता था। और ऑटो फोकस देख के मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ ये एक 15,000 के अंदर का डिवाइस है। 13,000 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज किया है। प्राइस हाइक होने के बाद भी मुझे ये महंगा नहीं लगता। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इसके प्राइस हाइक पे, लेकिन इवन 30,000 रुपीज़ में भी मुझे ये इतना महंगा नहीं लग रहा। थोड़ा साइड में हो गया, वापस कैमरा पे आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 4K 30 FPS यहाँ पे मैक्स है, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन, जो कंट्रास्ट, डायनामिक रेंज हमें वीडियोस रिकॉर्डिंग में देखने को मिलती है वो बहुत ही यहाँ पे कैपेबल है, बहुत ही अच्छी है इस प्राइस रेंज में स्पेसिफिकली। जो भी मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कैमरा पे, वो इसके प्राइस रेंज को ध्यान में रख के दे रहा हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अब पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात कर लेता हूँ, हर किसी का फेवरेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे ही फोन्स में पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव और अच्छे हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं कंप्लेंट करूँ पोर्ट्रेट मोड से रिगार्डिंग। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी पोर्ट्रेट मोड के रिगार्डिंग इस डिवाइस में, वो ये है आपको यहाँ पे एक अपर्चर स्लाइडर देखने को मिलता है। ये कुछ नहीं है, बस ये बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट करने का एक तरीका है। सैमसंग में आपको यही चीज़ बैकग्राउंड ब्लर के नाम से देखने को मिलती है, लेकिन Xiaomi यहाँ पे अपर्चर के नाम से देता है। बेसिकली स्मार्टफोन्स में फिक्स्ड अपर्चर होता है। तो अब सभी जानते हैं ये बस ऐसे ही फन के लिए या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए Xiaomi ने दे दिया है। अपर्चर से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट करने का टूल है। और कैमरा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता था मैं। ये डिवाइस 15,000 रुपये के अंदर आ जाता है और ये डिवाइस 1,20,000 रुपये में आता है। लेकिन जो इसका प्राइस रेंज का डिफरेंस है, कैमरा में भी यही अपग्रेड हमें देखने को मिलता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इतनी बड़ी कोई अपग्रेड नहीं है कैमरा में जो इसके प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करे। लेकिन इस चीज़ का कोई सेंस भी नहीं बनता कि आप इन्हें कंपेयर करने बैठ जाएं, क्योंकि आप जो 1,20,000 रुपये आईफोन के लिए पे कर रहे हैं वो सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं है। यहाँ पे पूरा एप्पल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है यहाँ पे, चाहे हम बात करें एप्पल इकोसिस्टम की, उसकी सॉफ्टवेयर की, या फिर स्टेटस जो एप्पल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के जो कैमरा टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, उनका इतना ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता, तो आपको इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वापस Redmi Note 10 पे अगर मैं आऊँ, इसके कैमरा के बारे में बात करूँ, तो हाँ, प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा है और इस प्राइस में मैंने ऐसा कैमरा एक्सपीरियंस तो नहीं देखा है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में कैमरा के बारे में। अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल वीडियो चाहिए Redmi Note 10 के कैमरा पे, तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। इनफ कमेंट्स आती है तो एक कैमरा रिव्यू डेडिकेटेड मैं बना दूंगा Redmi Note 10 पे। ऑन पेपर दिस डिवाइस सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन जब तक आप इसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे MIUI 12 अपना रोल प्ले करने आ जाएगा और एक्सपीरियंस को रून कर देगा। अगर मेरे पास 15,000 रुपये हैं और मुझे कोई स्मार्टफोन बाय करना है, तो MIUI ही एक ऐसी चीज़ होगी जो इस फ़ोन को परचेज़ करने से रोकेगी मुझे। लेकिन अगर आप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के बारे में अवेयर है,
आप रह सकते हैं उसके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे या फिर जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी टेक से रिलेटेड कस्टम रोम इंस्टॉल करने पे। गिव रेडमी योर मनी एंड गेट रेडमी नोट 10।